ओके, चलिए आवाज आ रही है, मैं दिखाई दे रहा हूँ अच्छे से। कल की कोई प्रॉब्लम है किसी के पास? कल की कोई प्रॉब्लम है किसी के पास? कल से रिलेटेड कोई समस्या हो तो बताएं मुझे। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। कल हम लोग जो है आपका देख रहे थे पास्तिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह। कल हम लोग देख रहे थे आपका जो है पास्तिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह देख रहे थे। उसमें हमारे दो पॉइंट्स हो गए थे, इकोसिस्टम मैंने बता दिया था आप लोग को। इसके अलावा सभी चीज हमने देख लिया था। तो हम लोग पास्तिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह देख रहे थे। तो पास्तिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह में फूड चेन के संदर्भ में हमने देखा था, फूड चेन के कंटेक्स में जो है। तो पास्तिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह में दो चीजें हमने देखी थी। क्या क्या देखा था हमने जो है? आवाज आ रही है सभी लोग को, यस या नो? तो हम लोग आते हैं आपका जो नेक्स्ट, आजकल हमने देखा था पास्तिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह। इसमें हमने दो चीजें देखी थी। एक तो पहला कि पास्तिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह है वह एक दिशी होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। क्या होता है हमारा जो है, यूनी डायरेक्शनल होता है। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक दिशी का मतलब बताया था मैंने कि जो पास्तिकी तंत्र है उसमें सूर्य का जो प्रकाश है का यूज किया जाता है पोषण स्तर फर्स्ट ग्रीन प्लांट्स के द्वारा। तो यूज किया जाता है आपका जो है पोषण स्तर फर्स्ट ग्रीन प्लांट्स के द्वारा यूज किया जाता है, राइट। और फिर तो जो है शाकाहारी खाते हैं। तो जो है आपका सेकंड शाकाहारी खाते हैं, हरे पौधे। शाकाहारी को मांसाहारी, ऊपर क्यों जाएंगे तो मांसाहारी थर्ड में। और फोर्थ में बताया था उच्च मांसाहारी। तो यहाँ पर जो ऊर्जा का प्रवाह है, प्रकाश ऊर्जा के रूप में सूर्य ऊर्जा जो है हरे पौधे में भोजन ऊर्जा के रूप में, तो ये यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब यही है कि ये सूर्य के प्रकाश से आएगा और ऊपर की ओर ही जाएगा आपका जो है, ऊपर की ओर इसका फ्लो होगा। कभी भी ऊपर से नीचे नहीं आएगा और नहीं सूर्य में फिर वापस नहीं जाता है, वापस नहीं जाता, इसलिए चक्री भी नहीं होगा। जिसको हम लोग कहते हैं एक दिशी होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है। ये पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है आपका। और दूसरा मैंने बताया था, तो ये बताया था कि वास्तविक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह है उष्मा गतिकी, उष्मा गतिकी का प्रथम नियम, उष्मा गतिकी का प्रथम नियम और द्वितीय नियम का अनुसरण करता है। मैंने डिस्कस कर लिया था कल। एवं द्वितीय नियम का क्या करता है, अनुसरण करता है। तो प्रथम नियम तो यही है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न ही नष्ट। तो एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, रूपांतरण होता है। और दूसरा नियम ये कहता है जब भी कोई कार्य होता है तो उसमें खर्च होती है। यहाँ पर आपका प्रथम नियम कैसे फॉलो होता है? प्रथम नियम आपका यहाँ पे देखेंगे, सूर्य का प्रकाश के रूप में जो ऊर्जा आती है, प्रकाश ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा जो है, ये पेड़ पौधों के द्वारा यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, प्रकाश संश्लेषण में किस ऊर्जा का किस ऊर्जा में रूपांतरण होता है। यहाँ पर आपका प्रकाश ऊर्जा का
रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। पहला पॉइंट याद रखना है आपको जो है, यहाँ पर जो है प्रकाश ऊर्जा का क्या होता है, आपका रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। पॉइंट क्लियर है, ये आपको ध्यान में रखना है। और फिर द्वितीय नियम कैसे, मैंने कहा था कि हर एक स्तर पे 90% ऊर्जा खर्च हो जाती है, केवल 10% ऊर्जा का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। आगे 10% ही क्या होती है, ट्रांसफर होती है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई कार्य यहाँ पर अवश्य हो रहा है, तभी 90% ऊर्जा खर्च हो रही है। 90% ऊर्जा खर्च किस में हो रही है, श्वसन क्रिया में हो रही है। पेड़ पौधे गतिविधियां करते हैं, अपने उत्तकों का विकास होता है, कोशिकाओं का विकास होता है, उसमें खर्च होती है। ये कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे कल, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब नेक्स्ट तीसरे पॉइंट में आते हैं हम लोग। अब जो है नहीं आ रही है आवाज, आ रही है मेरी अभी सभी को, यस या नो? मेरे ख्याल से सभी को आ रही होगी आवाज। किसी ने आवाज लिखा था पहले, बहुत पहले, आवाज नहीं आ रही करके। किसी को कोई प्रॉब्लम है, आवाज आ रही है मेरी, यस या नो? जल्दी से एक कोई बता देंगे मुझे जो है। यस, आ रही है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। आपका जो है नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं वास्तविक तंत्र के संदर्भ में। वास्तविक तंत्र के संदर्भ में हम लोग जो है नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। तो वास्तविक तंत्र के संदर्भ में नेक्स्ट पॉइंट ये है, जैसे यहाँ पे हमने देखा ऊर्जा का एनर्जी फ्लोन इकोसिस्टम, इस पॉइंट को देख सकते हो, कल बताया था मैंने ये वाला। यदि पोषण स्तर फर्स्ट में 1000 किलो कैलोरी है, तो आगे पहुँचते पहुँचते ये आपका धीरे धीरे 10% ट्रांसफर होगी। 90% हर स्तर पे 90% क्या होती है, खर्च हो जाती है। सिर्फ 10% का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ये इस तरीके से आपको बताया था। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम लोग जो है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र, आपका जो है प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र, तीसरा पॉइंट जो नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र आपका जो है होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म, ये वर्ड याद रखिएगा, होम्यो, इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में स्टैटिक, होम्योस्टेटिक क्रियाविधि, इंग्लिश वर्ड है आपका जो है होम्यो स्टैटिक मैकेनिज्म, होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म। ये वर्ड याद रखना, होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म या होम्योस्टेटिक क्रियाविधि के द्वारा संतुलित रहता है। के द्वारा जो है क्या रहता है, आपका संतुलित रहता है। हिंदी में इसको स्वतः संतुलन क्रियाविधि कहते हैं, स्वतः संतुलन क्रियाविधि। स्वतः संतुलन क्रियाविधि का मतलब क्या हुआ, यदि एक सीमा तक पारिस्थितिकी तंत्र में कोई परिवर्तन होता है, थोड़ी बहुत मात्रा में, चलो वायु प्रदूषण बढ़ गया मान लेते हैं, तो थोड़ी बहुत मात्रा में यदि वायु प्रदूषण बढ़ेगा, तो वह इकोसिस्टम क्या करता है आपका, उसे पुनः संतुलित कर लेता है, स्वतः संतुलित कर लेता है। स्वतः संतुलन का मतलब है आपका कि हर एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक अपनी क्षमता होती है, उस क्षमता के अंदर यदि कोई परिवर्तन होता है, कोई भी नकारात्मक परिवर्तन होता है, तो उसे पुनः संतुलित कर लेता है। इसे हम लोग कहते हैं आपका होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म। ये वर्ड याद रखना है, होम्योस्टेटिक क्रियाविधि। इंग्लिश में भी हिंदी में भी दोनों ही वर्ड ये वर्ड यूज करता है, होम्योस्टेटिक। यहाँ पर आपका जो है होम्योस्टेटिक, ये आपका जो वर्ड है वो है आपका होम्योस्टेटिक, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा।
होम्योस्टैटिक, ये वर्ड, होम्योस्टैटिक वर्ड का मतलब समझ में आ गया? ऐसे जल्दी से बता दिया आप लोग मुझे। होम्योस्टैटिक क्रियाविधि का मतलब समझ में आ गया आपका जो है? और ये जो क्षमता होती है, पारिस्थितिकी तंत्र की जो क्षमता होती है, लगभग 10% निर्धारित की गई है। 10%, मतलब 10% यदि कोई चेंज होता है किसी भी क्षेत्र में जो है आपका, 10% यदि कोई चेंज होता है, 10% यदि कोई परिवर्तन होता है, तो वो इकोसिस्टम क्या कर लेगा? स्वतः संतुलित कर लेता है। और इकोसिस्टम क्या कर लेता है? आपका स्वतः संतुलित कर लेता है। आई बात समझ में? ये होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म में यहाँ पे ध्यान में रखना है। विदाउट कोई कंफ्यूजन किसी को? चलिए नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट में आते हैं हम लोग जो है, जस्ट अ मिनट, शायद मैं बाहर आ गया हूँ। मैं, आवाज नहीं आ मेरी, दिखाई दे रहा मैं आवाज? जस्ट अ मिनट। चलिए मैं बाहर हो गया था शायद, फिर से आ गया हूँ वापस। आवाज आ रही मेरी? सबको दिखाई दे रहा हूँ मैं? यस या नो? चलिए थोड़ी देर के लिए, शायद टेक्निकल चीजें हैं, कभी कभी क्या होता है समझ में नहीं आता है। ठीक है, yes, okay। तो यहाँ पे हम लोग किस पे आए थे? हम लोग जो है, हम लोग इस पे थे, ये आपका देख लिया था, एक पीसी होता है हमने। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, चल रहा था हमारा स्वतः संतुलन क्रियाविधि। अब क्या जो है, स्वतः संतुलन क्रियाविधि। तो स्वतः संतुलन क्रियाविधि क्लियर हो गया सभी बच्चों का? 10% याद रखना कि किसी भी इकोसिस्टम में 10%, नथिंग अंडरस्टूड। तो यहाँ पर एक वर्ड है आपका, हिंदी में तो स्वतः संतुलन क्रियाविधि कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि यदि मान लेते हैं कि एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में थोड़ी बहुत मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ गई, थोड़ी बहुत मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ जाती है, तो थोड़ी बहुत मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ेगी, इस कार्बन डाइऑक्साइड का स्वतः संतुलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका स्वतः संतुलन? कैसे होगा? पेड़ पौधे उसको अवशोषित कर लेंगे, पेड़ पौधे क्या कर लेंगे? अवशोषित कर लेंगे। और ये जो बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, वह कुछ समय के पश्चात जो है अपने आप क्या हो जाएगी? स्वतः संतुलित हो जाएगी। सेल्फ क्या हो जाएगी आपका? जो बैलेंस हो जाएगी, स्वतः संतुलित हो जाएगी। ये जो हर इकोसिस्टम में ये जो क्षमता पाई जाती है, स्वतः संतुलन की जो क्षमता पाई जाती है, अब क्या जो है, स्वतः संतुलन की क्या पाई जाती है? क्षमता पाई जाती है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? आपका होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? आपका जो है होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म कहते हैं। हिंदी में भी ये वर्ड यूज कर देते हैं, हालांकि हिंदी वर्ड इसका स्वतः संतुलन क्रियाविधि है, ये वर्ड यूज नहीं करता है आपका, ये वर्ड यूज नहीं करता है। कौन सा वर्ड यूज कर देता है आपका? जो है होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म वाला। तो हर एक पारिस्थितिकी तंत्र में लगभग 10% क्षमता का मतलब ये है कि 10% तक यदि कोई चेंज होता है, 10% कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई, उसको संतुलित कर लेगा। 10% से ज्यादा होगी तो फिर वह कहीं ना कहीं हमारे लिए समस्या उत्पन्न करता है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या हो गई, ग्लोबल वार्मिंग हो गया आपके, जो वर्तमान में जो हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि की है। मतलब
किसी भी इकोसिस्टम या पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र के सत्व संतुलन सीमा से ज्यादा हमने क्या किया, परिवर्तन किया है। इस कारण से वर्तमान में हम लोग कई समस्याओं का सामना, कई पारिस्थितिकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो स्वतः संतुलन सीमा जो होती है वह कितनी होती है, 10% तक होती है। ये पॉइंट याद रखना है। अब क्लियर हो बच्चे आप लोग को जो है, क्लियर हुआ? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? यानो जल्दी बताएं फटाक से। स्वतः संतुलन क्रियाविधि का मतलब होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म का मतलब क्लियर है? यस, ठीक है, दो लोगों ने यस कहा है। बाकी नीरज बाबू, नथिंग अंडरस्टूड। नीरज, आपने बायोलॉजी में पढ़ा है तो जल्दी समझ में आ गया होगा। नीरज ने लिखा था नो, नथिंग अंडरस्टूड। तो नीरज आगे समझ में आपको? ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र जो है, हाँ वही है, मान के चलिए जो अपना हमारा शरीर भी कुछ सीमा तक, कोई तबीयत खराब होती है तो थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेता है। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं नेक्स्ट। जस्ट मिनट, ब्लैंक पेज ले रहा हूँ। अभी जो है मुझे समझ में नहीं आया कि ब्लैंक पेज कभी वहीं से लेता है, कभी कहीं से लेता है, कितना टाइम लगेगा? चलिए, तो अब हम लोग आते हैं कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, ये, इसमें जो समायोजन होता है, यहाँ की जो प्रजाति है, प्रजातियों में समायोजन, एडजस्टमेंट, समायोजन, समायोजन किसमें होगा आपका, जो भी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियां पाई जाती है, जीव जंतु वनस्पतियों की प्रजातियां पाई जाती है, इन प्रजातियों में जो समायोजन होता है, ये समायोजन जो है डार्विन के नियमों का अनुसरण करता है। यहाँ पे जो है डार्विन के नियम भी क्या होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में फॉलो होते हैं। फिर से बायोलॉजी वालों ने पढ़ा होगा पारिस्थितिकी में डार्विन के नियम क्या होते हैं, नियमों का अनुसरण होता है। डार्विन का नियम पहला तो ये कहता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उत्तरजीविता का सिद्धांत, मतलब जो पर्यावरण से या अन्य प्रजातियों से लड़ झगड़ करके जीवित रह सकता है, उत्तरजीविता का सिद्धांत कहते हैं, वही वहां पे क्या करेगा, इकोसिस्टम में सरवाइव करेगा। कई सारी प्रजातियां होती है, दो या दो से अधिक प्रजातियां होती है, तो दो या दो से अधिक प्रजातियां, वही प्रजातियां वहां पे जीवित रहती है, वही प्रजातियां सरवाइव करती है जो उस पर्यावरण के साथ, वहां के प्रजातियों के साथ क्या कर सकती है, आपका जो है उनके साथ संघर्ष करके जीवित रह सकती है। उसको हम लोग कहते हैं उत्तर जीविता का सिद्धांत। इसके द्वारा भी प्रजातियों में संतुलन बना रहता है। और दूसरा है आपका जो है इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों का उद्भवन, मतलब प्रजातियों का उद्भवन,
इसका मतलब ये होता है कि मान लेते हैं किसी क्षेत्र में कुछ प्रजातियां आपकी क्या होती है, समय के साथ खत्म हो जाती है। कुछ प्रजातियां जो है समय के साथ क्या होती है, खत्म हो जाती है। तो कुछ नई प्रजातियों की भी क्या होती है, उत्पत्ति होती है। और इस तरीके से उनकी प्रजातियों की संख्या में भी, प्रजातियों की वहां पे जो मात्रा है उसमें भी क्या बना रहता है, संतुलन बना रहता है। मतलब यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र में इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज का मतलब है कुछ प्रजातियां समय के साथ नष्ट होती है, कुछ प्रजातियां उत्पन्न होती रहती है। इवोल्यूशन का मतलब समझ रहे हैं, इवोल्यूशन का मतलब विकास। समय के साथ कुछ प्रजातियों का क्या होता है, विकास भी होता है, और कुछ प्रजातियां समय के साथ खत्म भी होती रहती है। इस तरीके से आपका जो है क्या होता है, वहां पर बैलेंस बना रहता है। ये समायोजन पारिस्थितिकी तंत्र में डार्विन के नियमों के अनुसार ये समायोजन देखा जाता है। इस कारण से भी पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है आपका, इस प्राकृतिक रूप से जो संतुलित पाया जाता है। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स बताए कि ये पॉइंट्स जो है एग्जाम के लिए प्रीलिम्स में क्वेश्चन कभी आता है कि पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं या पारिस्थितिकी तंत्र निम्न में से कौन सी विशेषता पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है या नहीं है। चार पांच पॉइंट, तीन चार पांच पॉइंट बताया। पहला पॉइंट बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र में, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक अजैविक तत्वों के बीच अंतर संबंध पाया जाता है। दूसरा पॉइंट बताया, पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह है वह एक दिशी होता है, दूसरा थर्मोडायनेमिक्स उष्मागतिकी के प्रथम द्वितीय नियम का अनुसरण करता है, होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म के द्वारा संतुलित होता है, डार्विन के नियमों के द्वारा समायोजन किया जाता है। इस तरीके से कुछ कथन आएंगे, स्टेटमेंट आएंगे, तो इन पॉइंट्स को याद रखना है। ये इसलिए मैंने थोड़ा सा बेसिक इकोसिस्टम के बारे में आप लोग को बताने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये समझ में आ गई होगी। इसके अलावा कुछ चीजें हम लोग खाद्यान्न श्रृंखला और खाद्यान्न जाल में अंतर क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। आप लोग जानते होंगे लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। कुछ यहाँ पे बेसिक चीजें हैं जिसको मैंने लिया हुआ है, फिर हम लोग बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट करेंगे। सिलेबस में टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी, उसको स्टार्ट करेंगे। 0 पॉइंट आते उसमें जो है, ये मैंने जैविक समुदाय के सदस्य को बता दिया था। चलिए एक पॉइंट ये नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है एक पॉइंट आपका ये वाला देखिए क्या लिखा हुआ है। ये पॉइंट याद रखना है आपका जो है, कौन सा वाला पॉइंट, खड़ी अवस्था क्या होता है। आपका जो है खड़ी अवस्था क्या होता है, ये आपका खड़ी अवस्था क्या होता है, ये पॉइंट नोट डाउन करना है। खड़ी अवस्था किसी भी इकोसिस्टम में जो अकार्बनिक तत्व विद्यमान होते हैं, अकार्बनिक एवं कार्बनिक भाग मिलकर निर्जीव, जो हमने जिसको कहा था अजैविक तत्व, जिसको हमने कहा था आपका अजैविक तत्व का निर्माण करते हैं, ये हमने देखा था। ये जो किसी बात एक निश्चित समय में अजैविक पदार्थों की जितनी मात्रा अवेलेबल होती है, अजैविक पदार्थों की जितनी मात्रा उपस्थित रहती है उसको हम लोग कहते हैं खड़ी अवस्था, स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। ये टर्म्स याद रखना है, किसी एग्जाम में काम आ सकता है। स्टैंडिंग स्टेट का मतलब क्या होता है, जैसे हमने देखा था पारिस्थितिकी तंत्र में, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में दो प्रकार के तत्व होते हैं, जैविक और दूसरा होता है आपका अजैविक। राइट, एक होता है आपका जैविक और दूसरा होता है आपका जो है अजैविक, ये मैंने बताया था आप लोग को। अब यहाँ पर ये जो अजैविक तत्व है, ये जो आपका अजैविक तत्व में क्या क्या आता है, आपका जो खनिज पदार्थ आ गए, खनिज पदार्थ। इसके अलावा आपके जल, वायु, ये सभी आपके किसके पार्ट है, अजैविक तत्वों के पार्ट है। यहाँ पे यही कहा है कि किसी भी रीजन में अजैविक पदार्थों की जितनी मात्रा उपस्थित रहती है, कितने खनिज पदार्थ है, कितने जल की मात्रा है,
सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा की मात्रा कितनी है, इन सब को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में। ये स्टैंडिंग स्टेट वाला जो वर्ड है वो थोड़ा सा दिमाग में रखना है, अभी तक हालांकि किसी एग्जाम में मिला नहीं, बट कभी आ सकता है कि इकोसिस्टम में स्टैंडिंग स्टेट का मतलब क्या होता है, खड़ी अवस्था, इंग्लिश थोड़ी जाकर स्टैंडिंग स्टेट। ये पॉइंट समझ में आया सभी बच्चों को? यस या नो? जल्दी बताएं फटाक से, फिर आगे चलेंगे। खड़ी अवस्था का मतलब क्या होता है? चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, जो खाद्यान्न श्रृंखला वगैरह क्या होती है, थोड़ा सा उसको जानते हैं। ये आपका खाद्यान्न श्रृंखला और खाद्यान्न जाल में अंतर देखेंगे अभी जो है हम लोग। तो खाद्यान्न श्रृंखला का मतलब होता है एक सीधा साधा सीधी सीधी श्रृंखला जो होती है उसको हम लोग खाद्यान्न श्रृंखला में रखते हैं। जैसे तो खाद्यान्न श्रृंखला में जनरली जो हम रखते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला नंबर, ये क्वेश्चन आता है आपका प्रीलिम्स में भी, एक क्वेश्चन बना के इस तरीके से डायग्राम बना के दे दिया था। तो घास को खरगोश खाएगा, खरगोश को भेड़िया खाता है, भेड़िया को चीता खाते हैं, तो सिंपल सरल सा हो गया। उसी प्रकार घास को तिलचट्टा खा सकता है, मेंढक खा सकता है, सांप मेंढक को सांप खाएगा, सांप को माछ खाएगा। जलीय तंत्र की बात करें तो पादप प्लवक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लैंकटन, इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लैंकटन कहते हैं। तो पादप प्लवक को अमीबा, तो ऑक्टोपस, सील मछली होगी जो भी है, और वेल मछली, इस तरीके से श्रृंखला मिलती है। तो ये तो एक सीधी सीधी श्रृंखला हो गई, इसको हम लोग खाद्यान्न श्रृंखला कहते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जो शाकाहारी को सॉरी घास जो होगा उसको शाकाहारी खाएगा, शाकाहारी को मांसाहारी, मांसाहारी को उच्च मांसाहारी। लेकिन प्रकृति में जो खाद्य श्रृंखला इतनी सीधी सरल नहीं होती है, वो आपस में क्या होती है, गुथी हुई होती है। आपस में क्या होती है, गुथी हुई होती है। गुथी हुई कैसे होती है, उसमें आते आगे। ये आपका फूड वेव, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, फूड वेव। ये गुथी हुई कैसे है, अभी जो पेड़ है उसको खरगोश भी खाता है, यहाँ से मौज भी कुछ चीजें लेता है, बकरी भी कुछ चीजें लेती है। इस बकरी को लोमड़ी खा सकती है, दूसरी चीजें शेर भी खा सकता है इसको, जो है बकरी को डायरेक्टली जो है, राइट। तो आपस में जैसे इसको ये खा सकता है, ये आपस में सभी के सभी क्या होते हैं, गुथे हुए होते हैं एक दूसरे को। सभी लोग कौन सी एक ही चीज को दो तीन लोग खा सकते हैं आप, क्या जो है, इस गुथी हुई खाद्य श्रृंखला को हम लोग क्या कहते हैं, फूड वेव, खाद्य जाल कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फूड चैन का मतलब एक सीधी श्रृंखला, जो कि प्रकृति में पारिस्थितिकी तंत्र में हमेशा ही ऐसे अवेलेबल नहीं होती है। प्रकृति में पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है, गुथी हुई होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। यहाँ पे खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर क्लियर हुआ। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आपका डायग्राम बना के भी देता है। एक तो साल 2 4 साल के पहले का पेपर देखेंगे आप लोग, तो डायग्राम बना करके क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। खाद्य श्रृंखला के बारे में, सही खाद्य श्रृंखला कौन सी है पूछा हुआ है, सही खाद्य श्रृंखला कौन सी है करके पूछा हुआ है। जैसे आपका इसमें से कोई भी एक उठा के दे देगा, क्वेश्चन दे देगा, किया था इसमें एक सही थी, बाकी सभी गलत थे खाद्यान्न श्रृंखला में। तो हमेशा ध्यान रखिए खाद्यान्न श्रृंखला में क्या होगा, जो ग्रीन प्लांट से पहले आएंगे, शाकाहारी उसके बाद, मांसाहारी और उच्च मांसाहारी उसके बाद आएंगे। तो ये सीरीज हमेशा याद रखिएगा। जानवर का नाम दे सकता है, खरगोश के स्थान पे कुछ और दे देगा, भेड़िए के स्थान पे कुछ और दे देगा। प्लांट्स का नाम दे देगा यहाँ पे, जैसे एक बार वर्ड दिया था, डाइटम वर्ड यूज किया था। डाइटम जो है ये पानी में मिलने वाला जो प्लैंक्टन्स होते हैं उसके एक छोटे पौधों को कहा जाता है डाइटम, एक प्रकार है।
कई बच्चों को डायग्राम पता ही नहीं था, तो उन्होंने गलत करके आया था आंसर, जो पता ही सही सही श्रृंखला फाइंड आउट नहीं कर पाए थे। डायग्राम पानी में मिलने वाला एक सूक्ष्म पौधा होता है, यहाँ से स्टार्ट होगा, बाकी चीजें वही रहेंगी आपके, जो भी जानवर उन्होंने दिया था आपका जो है। इस तरीके से एक क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि जो खाद्यान्न श्रृंखला और खाद्य जाल दोनों में अंतर क्लियर हुआ, यस या नो? लोग बताएं थोड़ा सा मुझे, फिर आगे चलते हम लोग सीधा बायोडाइवर्सिटी में आएंगे और एक दो चीजें और देखना चाहेंगे उसको जो है। जल्दी बताएं यस या नो, जल्दी, जितना समझाना चाह रहा हूँ। खाद्य श्रृंखला क्या होती है, खाद्य जाल क्या होता है, समझ में आया? खाद्य श्रृंखला क्या होती है और खाद्य जाल क्या होता है? जगदीश, जितेंद्र, यस, एनजी लिखा हुआ है। और इसके अलावा किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, फिर आगे चलेंगे हम लोग ऑनलाइन में। आप लोग की चेहरा तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो डेफिनेटली आप दो चार लोग यस बोलेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि वाकई में आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट? चलिए, ये नोट्स आप लोग को मिल जाएगा। एक इम्पोर्टेंट चीज है, इसको देखिए, अभी जो है, जो मैंने सामने डायग्राम लिया अभी जो है, ये कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि कॉमनली आप लोग इसको हर बच्चा नहीं जानता है। एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग जो है, अपरद खाद्यान्न श्रृंखला। अपरद खाद्यान्न श्रृंखला, तो ये क्या होती है उसको देखते हैं। अपरद खाद्यान्न श्रृंखला क्या होती है? तो अभी तक हमने जो देखा था कि खाद्यान्न श्रृंखला जो होती है वो किससे स्टार्ट होती है, पादप प्लांट से स्टार्ट होती है। कोई भी खाद्यान्न श्रृंखला जो है आपका, कहाँ किससे स्टार्ट होती है, आपका प्लांट से स्टार्ट होती है ना? जितने भी अभी खाद्यान्न श्रृंखला देखेंगे किससे स्टार्ट होती है, प्लांट से स्टार्ट होती है। लेकिन कुछ खाद्यान्न श्रृंखला जो है सूक्ष्म जीवों से स्टार्ट होती है, मैक्रो ऑर्गेनिज्म, मृत जैविक पदार्थों से। इसको हम लोग कहते हैं अपरद, इंग्लिश वर्ड है डिट्रिटस। इंग्लिश में ज्यादा हिंदी का पता नहीं क्या पूछ सकते दे देगा, लेकिन इंग्लिश में ज्यादा डिट्रिटस। डिट्रिटस का मतलब है मृत कार्बनिक पदार्थों से जो है खाद्यान्न श्रृंखला आरंभ होती है। सूक्ष्म जीवों को, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे डायग्राम में, केंचुआ खाता है। सूक्ष्म जीवों को मृत, मृत सॉइल में जो है, सॉइल में, मृदा में, मिट्टी में जो मृत सूक्ष्म जीव मिलेंगे उसको कौन खाकर जीवित रहता है, केंचुआ। केंचुआ को कौन खाएगा, मेंढक। मेंढक को कौन खाएगा, सांप। सांप को फिर कौन खाएगा, मोर। ये जो खाद्यान्न श्रृंखला स्टार्ट हो रही है यहाँ पे पौधों से स्टार्ट नहीं हो रही है, ये किससे हो रही है, आपका मृत सूक्ष्म जीवों से हो रही है। तो इस प्रकार की खाद्यान्न श्रृंखला को कहा जाता है आपका जो है अपरद, डिट्रिटस। ये कभी भी किसी एग्जाम में पूछ सकता है, और ये कॉमनली हर जगह, हर बुक्स में, हर नोट्स में नहीं मिलेगा। जो चीज जहाँ जल्दी से नहीं मिलती वहां से क्वेश्चन यूपीएससी जरूर पूछता है, और बुक जहाँ खत्म होती है उसके आगे से क्वेश्चन बनाता है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, अपरद खाद्यान्न श्रृंखला क्या होती है। किसी को कोई डाउट है तो बताएं, अपरद खाद्यान्न श्रृंखला क्या होती है, समझ में आ गया सभी को? इंपॉर्टेंट है, कॉमनली हर कोई नहीं जानता है। चलिए, तो मेरे ख्याल से मान के चलता हूँ सभी लोगों को समझ में आ गया, राइट? इसके अलावा यस, ओके। चलिए, बाकी थी हमने उष्मा ऊर्जा फ्लो वगैरह देख लिया था, सभी चीज हमने देख ली है आपका जो है। उष्मागतिकी का प्रथम द्वितीय नियम ये मैंने बता ही दिया आप लोगों को, जो है ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, नहीं नष्ट की जा सकती है। फिर भी 2 मिनट पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। फिर हम लोग सीधा बायोडाइवर्सिटी में आएंगे। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स है उसको थोड़ा देख लेते हैं, कुछ इकोसिस्टम में। ये वर्ड याद रखिएगा थोड़ा सा, एड्रीनो ट्राइफॉस्फेट वाला। तो होता क्या है, जो भोज्य पदार्थ, मतलब पेड़ पौधे जो भोजन का निर्माण करते हैं,
पेड़ पौधे जो है आपका जो भोजन का निर्माण करते हैं वह पेड़ पौधों में किस रूप में संचित रहती है? तो ये एडिनो ट्राइफॉस्फेट के रूप में, इसको हम लोग एटीपी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। भोज्य पदार्थों का श्वसन क्रिया के अंतर्गत ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, भोज्य पदार्थ जो भी हम लोग खाना खाते हैं, जीव जंतु खाना खाते हैं, उसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है और वो फिर खाना पचता है। इसके फलस्वरूप इनसे संचित बंध ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा होती है हमारे पास, के रूप में मुक्त हो जाती है। शेष ऊर्जा जो है एडिनो ट्राइफॉस्फेट के रूप में क्या होती है, हमारे जो भी जीव जंतु है, पेड़ पौधे, उनके शरीर में संचित होती है। ये एडिनो ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में संचित होती है। तो कभी क्वेश्चन आता है कि जो भोजन के द्वारा जो ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो वह किस रूप में संचित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में रहती है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित रहती है। ये मैं बता चुका हूँ, 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर होती है, बाकी जो है आपका आगे की ओर खिसक जाता है, ये बता दिया। एक कीमोसिंथेसिस क्या होता है, थोड़ा सा टर्म समझ लीजिए। कुछ जीवाणु व कवक जंतु एवं पौधे के मृतक शरीर को अपघटित करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे नाइट्रोकारी बैक्टीरिया, आगे पढ़ेंगे, सल्फर, आयरन, हाइड्रोजन व मीथेन जीवाणु अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस ऊर्जा की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? कीमोसिंथेसिस। सरल शब्दों में इतना ही है कि जो भी सूक्ष्म जीवाणु है, कवक है, अपघटन की क्रिया करते हैं और अपघटन की क्रिया से अपनी ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। अपघटन की क्रिया से क्या करते हैं? आपकी ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? आपका जो है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? आपका कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस समझ में आया सभी बच्चों को? कीमोसिंथेसिस समझ में आया कि नहीं आया? यस या नो? चलिए ठीक है। ये कुछ वर्ड्स है जो आपको कभी एनवायरमेंट में क्वेश्चन भी आ सकते हैं और नहीं भी आएंगे तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा, राइट, जानना पड़ेगा। जानने के लिए सोनिया शर्मा, नो, क्या समझ में नहीं आया सोनिया? ये समझ में नहीं आया तो यहाँ पे सिर्फ कीमोसिंथेसिस का मतलब ये है कि हम लोग तो भोजन खा करके अपना क्या करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। लेकिन जो अपघटित करने वाले जो जीवाणु होते हैं, अपघटित करने वाले जो जीवाणु होते हैं, ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उन्हीं को अपघटित करते हैं, मतलब उनमें से जो भी चीजें होती है इन सबको लेकर के वो क्या करते हैं? आपका ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। जो अंतिम अंतिम अवस्था में जो होते हैं, जो अपघटक होते हैं, बैक्टीरिया, कवक, ये सभी जो है किससे प्राप्त करते हैं ऊर्जा? आपका जो है, जो सड़े गले पदार्थ होते हैं मरने के पश्चात अपघटन करते हैं फाइल में जो है, तो उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसे ही हम लोग क्या करते हैं? और जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं मतलब इसमें भी ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कौन? आपका ये सूक्ष्म जीवाणु भी जो है। इसे हम लोग कीमोसिंथेसिस की क्रिया कहते हैं, कीमोसिंथेसिस की क्रिया कहते हैं। कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी सुना आपने? कीमोथेरेपी में क्या होता है? बिट्टू कुमार, ये बिट्टू कुमार बार बार सामने की आवाज आ रहे भाई। चलिए, बिट्टू कुमार जी आप, तो ये समझ में आ गया सोनिया कीमोसिंथेसिस क्या होता है? कीमोसिंथेसिस क्या होता है? क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए, अब आते हैं हम लोग आगे, टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में आते हैं हम लोग जो है, हम लोग देख चुके हैं अपघटक।
एक पॉइंट है आपका पारिस्थितिकी नीचे, इकोलॉजिकल नीचे क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लीजिए, कहीं पे काम आएगा, ये क्वेश्चन आता है यूपीपीसीएस वगैरह में। इकोलॉजिकल नीचे शब्द का जो यूज किया था ग्रेनियल्स ने किया था। अब इसका मतलब क्या होता है समझ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। होता क्या है, किसी भी इकोसिस्टम में, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में, अब कोई भी जीव जंतु की जो प्रजातियां होती है, कोई भी जीव जंतु की जो प्रजातियां, मान लेते हैं सांप की प्रजाति ले लेते हैं कोई, तो ये ऐसा नहीं कि पूरे कहीं पर भी घूमते फिरते रहेंगे। ये आपका पूरे मान लीजिए इतना बड़ा क्षेत्र है इकोसिस्टम का, लेकिन ये जरूरी नहीं है चाहे कोई भी शेर हो, चाहे हाथी हो, चाहे आपका बंदर हो। ऐसे नहीं कि पूरे के कोई भी बंदर किधर भी चला गया कहीं भी रहने लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ही, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर एक निश्चित क्षेत्र में, जिसको हम लोग कह सकते हैं आपका जो है एक निश्चित क्षेत्र में ही क्या होते हैं, जो प्रजाति समुदाय होते हैं वो अपना जीवन यापन करते हैं। एक निश्चित क्षेत्र में क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। इस निश्चित क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है, इकोलॉजिकल नीचे कहा जाता है। मतलब हर एक जीव जंतु प्रजाति जो है एक समुदाय में रहती है, हम लोग भी, मानव भी समुदाय में रहता है। तो जैसे कुछ हाथियों का समूह हो गया, तो ऐसा नहीं कि पूरे जंगल में हर जगह घूमते फिरते रहेंगे, एक पर्टिकुलर रीजन होगा जिसके अंतर्गत ही अलग अलग हाथी के झुंड हो सकते हैं। तो अलग अलग हाथी के झुंड या शेर ले लेते हैं, तो यदि किसी जंगल में दो या दो से अधिक शेर है, तो ऐसा नहीं कि पूरे जंगल में वह हर जगह घूमते रहेंगे। तो हर एक शेर का एक निश्चित एरिया होगा जिसके अंतर्गत ही वह क्या करता है, आपका जो है शिकार करता है, अपना जीवन यापन करता है। हाँ, बाई मिस्टेक कोई दूसरा शेर उस एरिया में घुस जाता है, दोनों का टकराव होता है, तो फिर वही संघर्ष होता है आपका दोनों के बीच में, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो इसे हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल नीचे। मतलब प्रत्येक जीव जंतु, प्रत्येक समुदाय जो है, प्रजाति समुदाय, पूरे इकोसिस्टम में आपका जो है सरवाइव नहीं करता है, किसी निश्चित क्षेत्र में ही जीवन यापन करता है। हर एक जैसे आज की डेट में अंदर अंदर हमारे घर आ जाते हैं, कुछ सांप भी घुस जाते हैं। कभी आपने सुना होगा कि हाथियों का झुंड या तेंदुआ गांव में घुस गया। ये तेंदुए की कोई गलती नहीं है। हमने क्या किया कि तेंदुआ जहाँ पे स्वतंत्र रूप से घूमता फिरता था, वहां पे हमने जंगल काट करके अपने घर बना लिए। तो फिर से भटकते हुए उसको नहीं पता कि यहाँ पे अपने जंगल को खत्म कर दिया और आपने अपना घर बना लिया, तो घूमते घामते उधर पहुंच जाता है। तो इसी तरह से आपका बंदर हमारे घरों में उछल कूदल करते रहते थे, उनमें बंदरों की कोई गलती नहीं है, ये हमारी गलती है कि हमने क्या किया हुआ है, उनके क्षेत्र को काट करके घर बनाया हुआ है। तो इस तरीके से होता क्या है कि प्रत्येक प्रजाति का एक निश्चित क्या होता है, एक निश्चित स्थानीय क्षेत्र होता है जहाँ पे वो सुरक्षित रहता है, उसी क्षेत्र की सीमा में वो अपना जीवन यापन करता है। इस सुरक्षित क्षेत्र को वह क्या कहता है, आपका जो है नीचे कहा जाता है। इंग्लिश वर्ड याद रखिएगा, NICHE, नीचे भी कह सकते हो, लेकिन नीचे वर्ड यूज किया जाता है प्रोनाउंसिएशन। ये आपको ध्यान में रखना है। किसी एक नीचे में रहने वाले जीव समुदाय की दो जातियां साथ साथ नहीं रह सकती। मैंने कहा दो शेर एक साथ नहीं रह सकते हैं, ठीक है। एक शेर और उसके जात संबंधी जितने भी लोग समुदाय होंगे वो एक से जगह रहेंगे, दूसरा भी आएगा तो फिर संघर्ष होगा। तो किसी भी एक नीचे में रहने वाली जो जाति हो दूसरे की पूरक होती है, पूरक का मतलब है एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सहायक होते हैं। ये नहीं कि एक दूसरे के साथ संघर्ष करेंगे। चीजें क्लियर हो रही है अभी यहाँ पे? तो नीचे क्या होता है समझ में आया सभी बच्चों को? लॉजिकल नीचे क्या होता है समझ में आ गया? तो कुछ चीजों को समझने के लिए जब मेंस में लिखेंगे मानव जंतु संघर्ष, इसलिए मानव जंतु संघर्ष वर्तमान में क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हम मानव क्या कर रहे हैं, जंतुओं के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। इसलिए वर्तमान में मानव जंतु संघर्ष में निरंतर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे वर्तमान में जैसे क्वेश्चन कभी आ सकता है, वर्तमान में मानव जंतु संघर्ष में वृद्धि हो रही है। आपका वर्तमान में क्या हो रहा है, मानव जंतु संघर्ष बढ़ते जा रहे हैं। मानव जंतु संघर्ष तो बढ़ क्यों रहा है समझ में आ गया होगा आप लोग को। बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि हम लोग मानव जो जंतुओं के घर में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए कभी हाथी उथल पुथल करते हैं, कभी तेंदुआ घुस जाता है, कभी सांप बिच्छू घुस जाते हैं आपके घर में, बंदर उथल पुथल करते हैं। ये सभी चीजें आप लोग इसके कारण से अनुभव करते हैं। तो ये हो गया आपका
हिस्टोलॉजिकल नीचे। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा भू रासायनिक चक्र देखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में हमने देखा था कि ऊर्जा का प्रवाह तो एक दिशी होता है। ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक दिशी होता है। लेकिन जो पदार्थों का प्रवाह है वह चक्रीय होता है। इस तरह से हम लोग जो है पदार्थों का प्रवाह क्या होता है? चक्रीय होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसको देखेंगे, नाइट्रोजन चक्र वगैरह पढ़ेंगे हम लोग। भूजैव रासायनिक चक्र। भूजैव रासायनिक चक्र, बायो जियो बायो केमिकल साइकिल। सबसे पहला पॉइंट तो याद रखना है कि पृथ्वी पर चलने वाला सबसे बड़ा चक्र है, तो कहते देखेंगे आगे। लेकिन ये पृथ्वी पर चलने वाला जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा चक्र है। पृथ्वी का क्या है? ये सबसे बड़ा चक्र है चलने वाला। होता क्या है देखते हैं। भूज और रासायनिक चक्र किसको कहते हैं? पहले पोषण स्तर पे हमारा क्या होता है? पेड़ पौधे होते हैं। पोषण स्तर फर्स्ट। दूसरे पोषण स्तर पे हमारे शाकाहारी जानवर। तीसरे पोषण स्तर पे मांसाहारी। चौथे पे है आपका जो है उच्च मांसाहारी। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सबसे पहले ऊर्जा का फ्लो तो हमने देख लिया। अब यहाँ पे हम लोग भूज और रासायनिक चक्र का मतलब यहाँ पर है पदार्थों का प्रवाह। या अजैविक पदार्थों का जो प्रवाह है, अजैविक पदार्थों का जो प्रवाह है वह चक्रीय क्रम में होता है। क्या होता है? साइक्लिक फॉर्म में होता है। अजैविक का मतलब जो भी सॉइल से हम लोग खनिज तत्व ले ले या वायुमंडल से कार्बन ले ले, कार्बन डाइऑक्साइड ले ले, या आपकी मिट्टी हो गई, मृदा हो गई, यहाँ से न्यूट्रिएंट जो भी लेते हैं खनिज तत्व के रूप में, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जो भी हो सकता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या अजैविक पदार्थ है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम अजैविक पदार्थ है। जल आपका, यहाँ से जल की मात्रा, जल भी एक अकार्बनिक पदार्थ है। जितने भी अजैविक पदार्थ, इसका प्रवाह जो चक्रीय क्रम में होता है, जैसे यहाँ से आगे की ओर चला और जब सब फाइनली, तो हम लोग का अंतिम सत्य है, सभी के सभी चाहे शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो चाहे हम लोग हो, फाइनली मर जाएंगे। मरने के पश्चात फिर से कहा जाएंगे आपका सॉइल में। सॉइल से फिर से कार्बन डाइऑक्साइड है तो फिर से वायुमंडल में चली जाएगी। जल भी चक्रीय क्रम में बाहर निकल आएगा। तो ये जो पूरा चक्र चलता है, जो भी जैविक अजैविक पदार्थ हम लोग लेते हैं, जो भी अजैविक पदार्थ लेते हैं, आपका जो भी अजैविक पदार्थ लेते हैं पेड़ पौधों के द्वारा, वो आपका शाकाहारी में गया, शाकाहारी से मांसाहारी में, मांसाहारी से उच्च मांसाहारी में।
जब सभी मरते हैं फाइनली फिर से कहाँ पे आ जाते हैं, आपकी सॉइल में आ जाता है। इस तरीके से जहां से चला था फिर से वहीं पे पहुंच गया, जहां से चला था फिर से वहीं पे पहुंच गया आपका जो है। ये क्या बन गया, एक पूरा चक्र बन गया। इस चक्र को ही हम लोग क्या कहते हैं आपका जो है, भूजैव रासायनिक चक्र कहते हैं। भूजैव रासायनिक चक्र, भू मतलब पृथ्वी, जैव मतलब जैविक तत्वों के द्वारा रासायनिक क्रिया के माध्यम से चक्र चलता है, इसके हम लोग कहते हैं भूजैव रासायनिक चक्र। पृथ्वी पर चलने वाला सबसे बड़ा चक्र, अब इसी के पार्ट है कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, ये सब थोड़ा सा इसको देखेंगे। कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र सबसे इंपॉर्टेंट है। ये भूजैव रासायनिक चक्र के ही अलग अलग फिर पार्ट हो गए आपके, क्या क्या, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, खनिज चक्र, फिर इसके पार्ट हो गए। इन सभी चक्रों को एक साथ मिला करके हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा रासायनिक चक्र। मतलब पूरे पृथ्वी पर, पूरे इकोसिस्टम में जो अजैविक पदार्थ है उनका जो प्रवाह होता है वह क्या होता है आपका, चक्रीय क्रम में होता है। इसे हम लोग कहते हैं भूजैव रासायनिक चक्र। भूजैव रासायनिक चक्र क्या है, समझ में आया आप लोग को? एसियानो जल्दी बताएं, आगे चलेंगे हम लोग। भूजैव रासायनिक चक्र क्या होता है? बच्चों को समझ में आ गया? एसियानो जल्दी बताएं फटाक से। कृष्णा, नियस कहा, बाकी लोगों का अप्लाई कर दीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। कार्बन चक्र थोड़ा सा देखेंगे कैसे कैसे चलता है। यहाँ पे भूज और रासायनिक चक्र में क्वेश्चन क्या बनेगा, सबसे बड़ा चक्र। दूसरा, जो भी पदार्थों का प्रवाह है, पदार्थ में सब कुछ आ जाएगा, हवा, पानी, खनिज पदार्थ, सभी का प्रवाह क्या होता है आपका, चक्रीय क्रम में होता है। इसे हम लोग कहते हैं भूज और रासायनिक चक्र, राइट। तो भूज और रासायनिक चक्र क्लियर हो गया आपका? चले आगे, चलिए। हम लोग देखेंगे कार्बन चक्र। जैसे भूज और रासायनिक चक्र के बारे में कुछ लिखा हुआ है तो मैंने अभी समझाया आपको जो है, ये भूज और रासायनिक चक्र कहलाता है। जैविक तत्व, जैविक अवस्था, जैविक अजैविक अवस्था का एक विस्तृत चक्र चलता है। जैविक तत्वों के, जैविक अवस्था का मतलब जैविक तत्वों के माध्यम से चलता है। पेड़ पौधे, शाकाहारी जानवर, ये सब क्या करते हैं, अजैविक तत्वों को प्रवाहित करते हैं चक्रीय क्रम में। इसी कारण से यहाँ पे लिखा हुआ है। ये नोट्स आपको मिल जाएगा, मैंने दे दिया तो आप लोग के पास पहुंच जाएगा नोट्स जो है पीडीएफ फॉर्म में, तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए जो समझा रहा हूँ, नोट्स में आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी को? अब आते हैं इसके अंतर्गत कार्बन चक्र। हम लोग आते हैं आपका जो है कार्बन चक्र में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कार्बन चक्र। तो कार्बन चक्र कैसे चलता है तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। डायग्राम को देखिए ध्यान से। तो कार्बन पेड़ पौधों में आपका जो है, कार्बन जो जाता है पेड़ पौधों में, वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए पेड़ पौधे क्या करते हैं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ले रहे हैं उसमें से कार्बन चला गया पेड़ पौधों में, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन अलग हो गया और कहाँ चला गया आपका जो है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, है ना। पेड़ पौधे क्या करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करेंगे, तो कार्बन के रूप में यहाँ पे इनके पेड़ पौधों के शरीर में चला गया, पेड़ पौधों के तनाव में चला गया। जब इसको शाकाहारी जंतु खाएगा तो शाकाहारी जंतु में कार्बन ट्रांसफर हो गया, राइट। शाकाहारी को मांसाहारी, मांसाहारी को, तो खाद्यान्न श्रृंखला के द्वारा सभी जंतुओं में चला गया। यही बात समझ में, पहला पॉइंट कि कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू कार्बन आ गया पेड़ पौधों में, और पेड़ पौधों खाद्यान्न श्रृंखला के माध्यम से कहाँ पे आ गया आपका जो है, सभी जंतुओं में आ गया कार्बन जो है।
अब जब हम लोग मरते हैं या जीव जंतु मरते हैं तो उसका अपघटन होता है। तो क्या होता है, अपघटन होता है। तो अपघटन होने से फिर से, अपघटन से क्या होता है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड फिर से रिलीज हो जाती है। पहला तो जो है अपघटन की प्रक्रिया के द्वारा कार्बन चक्र फिर से वायुमंडल में चला गया। दूसरा, हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं, जीव जंतु करते हैं, तो श्वसन क्रिया के माध्यम से भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो गया। जंतुओं से जो है आपका श्वसन क्रिया से आपका कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली गई, वायुमंडल में चली गई। और तीसरा जो है, जब हम लोग जीवाश्म ईंधन जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, तो जीवाश्म ईंधन के दहन से उसमें से भी जो कार्बन है वो कहाँ चला गया, आपका वायुमंडल में। ये तीन प्रक्रियाओं के माध्यम से कार्बन चक्र जो है क्या होता है, आपका एटमॉस्फेयर में चलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कभी इतना ही बनेगा। इस कार्बन चक्र को समझने के लिए डायग्राम आपको दिख रहा है, तो कार्बन चक्र समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कार्बन चक्र कैसे चल रहा है, हम जैसे कार्बन सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पेड़ पौधों के द्वारा लिया जाता है, ये तो आप लोग जानते ही है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। तो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन चला गया पेड़ पौधों में, राइट। अब पेड़ पौधों को शाकाहारी खाएगा, शाकाहारी को मांसाहारी, मांसाहारी को उच्च मांसाहारी। तो पेड़ पौधों से कार्बन किसमें चला गया, शाकाहारी जानवरों में, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, जो भी जिस रूप में भी खाते हैं हम लोग, जो है हम लोग या जानवर, शाकाहारी जानवर खाएंगे। शाकाहारी से कार्बन चला गया मांसाहारी, मांसाहारी से उच्च मांस, सभी मरेंगे तो फाइनली कहा जाएंगे आपका सॉइल में। तो मरने के पश्चात उसका अपघटन होगा, तो जो हमारे शरीर में कार्बन है वो जब मरेंगे तो उसका अपघटन होगा, और अपघटन होकर या तो हम जला देंगे, मानव को तो जला भी देते, तो जलाएंगे तो भी वायुमंडल में चला गया, हमारा शरीर जलेगा, तो फाइनली जो हमारे शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन है वो जल करके कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कहा चला गया, आपका वायुमंडल में। या फिर दफनाए जाएंगे, तो दफनाएंगे तो दफनाने के कारण से उसका अपघटन होगा, अपघटन होकर के फिर से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। पहला हो गया अपघटन। दूसरा, जो हम लोग श्वसन क्रिया कर रहे हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो जीव जंतु भी वही काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस तरीके से पेड़ पौधों से जीव जंतुओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड गया था वह फिर से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में निकल जा रहा है श्वसन क्रिया के माध्यम से। और फाइनली एक लंबे समय तक पेड़ पौधे जीव जंतु कहीं पर दब करके कोयला बन गए, पेट्रोल बन गए। ये लकड़ी को हम डायरेक्टली जलाते हैं, जंगल को काट करके लकड़ी, जलाऊ लकड़ी ईंधन के रूप में यूज करते हैं। तो जलाऊ लकड़ी को जलाएंगे तो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और फिर से कहाँ चले गई, आपका वायुमंडल में। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो पेड़ पौधे में आई थी वायुमंडल से, कार्बन वहीं से आया था कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, जो है वो कार्बन फिर से फाइनली कहाँ चला गया, आपका जो है एटमॉस्फेयर में, जहां से आया था वही चला गया। इस प्रकार से कार्बन चक्र यहाँ पे आके क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये तीन वे या तीन रास्ते याद रखने हैं, तीन प्रक्रियाओं के माध्यम से कर सकते हो। कार्बन चक्र जो है इन तीन प्रक्रियाओं के माध्यम से चलता है। तो क्वेश्चन कभी प्रीलिम्स वगैरह में आ सकता है, निम्न में से किस मार्ग के थ्रू या किस पाथ के थ्रू, किस रूट के थ्रू कार्बन चक्र होता है या नहीं होता है। तो तीन पॉइंट याद रखने, तीन के अलावा चौथा कोई रूट नहीं है, चौथा कोई मार्ग नहीं है जिससे कार्बन चक्र चलता हो। मेरे ख्याल से कार्बन चक्र समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। एस या नो जल्दी बताएं, फिर ऑक्सीजन चक्र में चलेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन चक्र। एस या नो जल्दी बताएं फटाक से बच्चे। कार्बन चक्र समझ में आ गया? यस या नो, कार्बन चक्र समझ में आया कि नहीं आया? एनवायरमेंट लगता है समझ में नहीं आ रहा है आप लोग को। यस या नो जल्दी बताएं, एक दो बच्चे जो भी है जुड़े हुए हैं। जी सर, बिट्टू बोल रहा है जी सर, और इसके अलावा बाकी लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, कम से कम एक बार अगेन रिपीट वंस मोर। और वंस मोर वाले कितने लोग हैं? वंस मोर वाले कितने लोग हैं? और एक विक्की बाबू है। चलिए, तो सीधी सी बात है, कार्बन चक्र का मतलब समझते हैं। चक्र का मतलब जहां से चला था वही पहुंच जाना, जहां से चला था
वही पहुंच जाना। साइकिल का मतलब ये यहाँ से स्टार्ट किया यहीं पे आके खत्म होना, तो ये साइकिल बन गया आपका। तो कार्बन साइकिल का मतलब हो गया कार्बन के रूप में जो है, कार्बन के रूप में पेड़ पौधों में कार्बन कहाँ से आया, इस कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू आया। ये कार्बन आगे चला गया किसमें, जीव जंतुओं में, किसके माध्यम से, खाद्यान्न श्रृंखला के माध्यम से। और जब जितने भी जीव जंतु फाइनली मरेंगे, है ना, हर कोई मरेगा आपका, जो चाहे हम हो चाहे अन्य जीव जंतु हो, फाइनली मर जाते हैं। तो मरने के बाद हमारे शरीर का क्या होगा, अपघटन होगा। अपघटन होगा तो जो हमारे शरीर का कार्बन है वो फिर से कहाँ चला जाएगा आपका, निकल करके वायुमंडल में चला जाएगा। यहीं से चला था, यहीं से फिर पहुंच गया आपका, वो जो है, ये पहला चक्र हो गया अपघटन के थ्रू। पहला क्या हो गया आपका, अपघटन के थ्रू हो गया, करेक्ट। दूसरा होता है आपका जो है श्वसन क्रिया के द्वारा, कि हमने जो कार्बन ग्रहण किया, जीव जंतुओं ने ग्रहण किया, वो कार्बन श्वसन क्रिया के माध्यम से फिर से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में चला गया। दूसरा क्रिया ये हो गई। और तीसरा जो है, जब जीवाश्म ईंधन यूज करते हैं हम लोग, तो जीवाश्म ईंधन भी किससे बना है, जीव जंतु वनस्पतियों के दबने से बना है। जलाऊ लकड़ी हम लोग डायरेक्टली जला लेते हैं, उससे भी कार्बन, जलाऊ लकड़ी से जो लकड़ी है उसमें से कार्बन चला गया आपका वायुमंडल में। जो जलाते हैं वो प्राकृतिक क्रिया नहीं है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वर्तमान में बढ़ते जा रही है। बैलेंस जो होता था हमारा जो है वो नेचुरल बैलेंस होता था, वह हमारे जलाने के कारण से, जीवाश्म ईंधनों के जलाने के कारण से बढ़ते गया। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के रूप में वर्तमान में सबसे ज्यादा आपका रोल प्ले करती है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा अब जो है सभी बच्चों को कार्बन चक्र कैसे चलता है। बस याद रखना है, क्वेश्चन आएगा किस प्रकार, किस माध्यम से चलता है, तो तीन माध्यम से, अपघटन, दूसरा आपका श्वसन, और तीसरा आपका जो है जीवाश्म ईंधनों का दहन। जीवाश्म ईंधन का मतलब लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, ये सब जीवाश्म ईंधन में आते हैं। मेरे ख्याल से सब समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं हम लोग ऑक्सीजन चक्र में। तो ऑक्सीजन चक्र जो है ये स्वतंत्र रूप से नहीं चलता है, ये जलीय चक्र के साथ साथ चलता है, और कार्बन चक्र के साथ साथ। तो कार्बन चक्र हमने देख लिया, पहले जलीय चक्र देख लेते हैं, फिर ऑक्सीजन चक्र देखेंगे। ऑक्सीजन चक्र दोनों के साथ साथ चलता है। ये कार्बन चक्र के, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उत्पादक में गया, प्रथम श्रेणी को उपभोक्ता में गया, फिर द्वितीय श्रेणी को उपभोक्ता में गया, तृतीय श्रेणी, उच्चतम श्रेणी अपघटक वातावरण में चला गया। सिंपल वे में देखा जाए तो ऑक्सीजन चक्र देखेंगे हम लोग। ऑक्सीजन चक्र देखने से पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं जलीय चक्र, फिर दोनों को मिला के देखेंगे ऑक्सीजन चक्र। तो जलीय चक्र तो आप लोग वैसे जानते होंगे। जलीय चक्र में तीन चीजें होती है। पहला वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण से जल वाष्प कहाँ चली गई, वायुमंडल में। जल वाष्प कहाँ चली गई आपकी, जो है वायु मंडल में, राइट। अब इस वायुमंडल में जलवाष्प का फिर से संघनन होता है। जलवाष्प का फिर से क्या होता है, वायुमंडल में संघनन होता है। संघनन का मतलब है जलवाष्प का जल में परिवर्तन, ये जल में चेंज हो गया, और जल के द्वारा ये वर्षा, ये वाष्पीकरण, वाष्पीकरण किसका हो रहा है, जल का हो रहा है। जल कहाँ पर है आपका, सतह पे मान लेते हैं, पृथ्वी पर जल है, पृथ्वी पर समुद्र है, झील है, तालाब है, सब ले लेते हैं। अभी संघनन हुआ, जल हुआ, संघनन के पश्चात फिर से जलवाष्प किसमें बन गई, जल में कन्वर्ट हो गया, और ये वर्षा के रूप में फिर से कहाँ से आ जाएगी, वर्षा होगी तो वर्षा के रूप में फिर से कहाँ पर आ गई आपका, पृथ्वी पर वापस आ गई। इस तरीके से पृथ्वी के जल का वाष्पीकरण होने से ये वायुमंडल में चली गई जलवाष्प के रूप में, उसका संघनन हुआ वायुमंडल में, फिर जल बन गया, फिर वर्षा हो गई, फिर से ये कहाँ पर आ गया, हमारे पृथ्वी पर आ गया। इस तरीके से जलीय चक्र में ये तीन क्रियाएं सम्मिलित होती है। पहला वाष्पीकरण, दूसरा संघनन, ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो उसमें भी बताए होंगे, और तीसरा आपका जो है वर्षा। तीनों प्रक्रियाओं के माध्यम से
पृथ्वी पर जो है जल का संतुलन बना रहता है। वाष्पीकरण हुआ, संघनन हुआ, फिर से वर्षा के रूप में नीचे आ गया। ये आपका वाष्पीकरण, फिर आपका संघनन हुआ तो जल के रूप में कन्वर्ट, फिर वर्षा के रूप में। पूरा का पूरा इस तरीके से क्या आता है, जल का चक्र चलते रहता है। ये जलीय चक्र, जलीय चक्र का मतलब H2O, जिसमें ऑक्सीजन भी है। ये जलीय चक्र सिंपल है, समझ में आ गया आप लोग को। जलीय चक्र में क्वेश्चन आएगा कौन सी क्रियाएं सम्मिलित होती है। तो जलीय चक्र में 3 क्रियाएं सम्मिलित होती है, चौथा कुछ भी नहीं होता है। वाष्पीकरण, संघनन और वर्षा, इन 3 क्रियाओं के माध्यम से जलीय चक्र चलते रहता है। यहाँ तक कोई डाउट? कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, फिर आगे चलेंगे हम लोग। ऑक्सीजन चक्र में सबसे लंबा है नाइट्रोजन चक्र। नो, चलिए, तो नो का मतलब है ना डाउट नहीं है, समझ में आ गया। समझ में नहीं आया, नो का मतलब क्या है? नो का मतलब समझ में आ गया कि समझ में नहीं आया? विक्की एंड जोसाना, जोसना, ये ओके, थैंक यू। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं ऑक्सीजन चक्र में। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, कभी क्वेश्चन आ सकता है। ऑक्सीजन चक्र जो है स्वतंत्र रूप से नहीं चलता है। ऑक्सीजन चक्र जो है कार्बन चक्र और जलीय चक्र के साथ साथ चलता है। कार्बन और जलीय चक्र के साथ साथ। कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन होता है और H2O में भी ऑक्सीजन होता है। इसलिए जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पेड़ पौधे जो ग्रहण करते हैं, तो ऑक्सीजन भी साथ में जाता है उसके, और फिर H2O लेते हैं, उसमें भी ऑक्सीजन साथ में जाता है। तो कार्बन और जलीय चक्र के साथ साथ ही हमारा क्या चलता है, आपका जो ऑक्सीजन चक्र चलता है। इसीलिए क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सा चक्र स्वतंत्र रूप से नहीं चलता है, इसी के साथ चलता है, कार्बन जलीय चक्र के साथ चलता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑक्सीजन चक्र। यहाँ पर ऑक्सीजन चक्र में सीधी सी बात, ऑक्सीजन चक्र कैसे चलता है उसको देखते हैं हम लोग। जो है देखते हैं कि ऑक्सीजन चक्र कैसे चलता है। उसको मैं समझा देता हूँ, तो समझने के बाद आसानी से समझ में आएगा। चलिए देखिए कैसे होता है। अब पेड़ पौधों में ऑक्सीजन कहाँ से है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ऑक्सीजन भी आ गया यहाँ पे। जो है ये पेड़ पौधे फिर से श्वसन क्रिया में क्या छोड़ते हैं, आपका पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करते हैं। तो इस तरीके से ऑक्सीजन का बैलेंस बन गया। अब इस पेड़ पौधों, सॉरी, पेड़ पौधे जो श्वसन क्रिया में क्या करते हैं, आपका ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यहाँ पे मैंने पेड़ पौधे जो है क्या करेंगे, आपका जो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन निष्कासित करते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं ना श्वसन क्रिया में। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं श्वसन क्रिया में। अभी इस ऑक्सीजन को कौन लेते हैं, जीव जंतु लेते हैं। इस ऑक्सीजन को हम लोग जीव जंतु में हम लोग भी आते हैं, जीव जंतु लेते हैं आपका श्वसन क्रिया में। और हम लोग श्वसन क्रिया में क्या छोड़ते हैं, आपके जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस तरीके से श्वसन क्रिया के माध्यम से ये जो ऑक्सीजन आया था पेड़ पौधों में, वह फिर से कहाँ चला गया, वायुमंडल में चला गया। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमारे पेड़ पौधों से स्टार्ट होकर के सब जगह आ गया जो है आपका। श्वसन क्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन फिर से कहाँ चला गया, आपका वायुमंडल में। इस तरीके से ऑक्सीजन का भी बैलेंस बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड का भी बैलेंस बना रहता है। यही बात समझ में।
ये हो गया। दूसरा जल के रूप में भी पेड़ पौधे लेते हैं, जल से भी ऑक्सीजन चला गया पेड़ पौधों में। फिर पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे जो है ये पत्तियों के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन करते हैं, तो कुछ जल फिर से चला गया पत्तियों के माध्यम से, जलवाष्प फिर से वायुमंडल में चली गई, और ये फिर जलवाष्प वर्षा के रूप में फिर से जल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से जो ऑक्सीजन चला था फिर से ऑक्सीजन के द्वारा बैलेंस हो गया। पेड़ पौधों से खाद्यान्न श्रृंखला के द्वारा शाकाहारी जानवर, मांसाहारी सभी में जाएगा आपका, जो शाकाहारी से लेकर के मांसाहारी में जीव जंतु में चला गया। अब जीव जंतु क्या करते हैं, मल मूत्र के रूप में निष्कासन करते हैं। जो जल के रूप में लिया था हमने, फिर से मल मूत्र के रूप में जल कहाँ चला गया, फिर से आपका सॉइल में चला गया। और सॉइल में कहाँ से आया था आपका, पेड़ पौधे सॉइल से तो लिए थे, मृदा से तो यहाँ पे लिए थे, ये सॉइल में चला गया, मतलब फिर से यहाँ पे जल आ गया। इस तरीके से जल के माध्यम से भी आपका जो है ऑक्सीजन क्या होती है, बैलेंस रहती है। मतलब जो जलीय चक्र चलता है उससे भी ऑक्सीजन बैलेंस रहती है, और इधर कार्बन चक्र चलता है उससे भी ऑक्सीजन क्या होती है, बैलेंस रहती है। तो ऑक्सीजन जो है स्वतंत्र रूप से न चल के कार्बन और जलीय चक्र के माध्यम से चलते रहता है, राइट। इस तरीके से ऑक्सीजन का बैलेंस भी प्रकृति में बना रहता है, न तो कम होता है ना ज्यादा होता है प्राकृतिक रूप से। ये पॉइंट समझ में आ गया ऑक्सीजन चक्र के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो है नाइट्रोजन चक्र, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन चक्र को समझते हैं, वो लंबा भी है थोड़ा सा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, वहां से क्वेश्चन भी बनते क्या बनते देखेंगे। ये ऑक्सीजन चक्र समझ में आ गया सभी बच्चों को। चलिए अब आते हैं हम लोग नाइट्रोजन चक्र में। नाइट्रोजन चक्र लंबा है, ध्यान से समझना है उसको जो है। तो सबसे पहली बात तो नाइट्रोजन चक्र में क्या क्या चार पांच स्टेजेस, चार पांच सीक्वेंस होता है, उसको याद रखना है, पांचों का नाम। सबसे पहला जो होगा आपका जो है नाइट्रीकरण। सबसे पहला जो होता है, पहले तो ये पहला जो याद रखेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये याद रखेंगे पहला पॉइंट। दूसरा याद रखेंगे नाइट्रोजन स्वांगीकरण, इंग्लिश वर्ड बताता है इसका। तीसरा याद रखेंगे अमोनीकरण। चौथा याद रखेंगे नाइट्रीकरण, और पांचवा याद रखेंगे विनाइट्रीकरण। इनका मतलब क्या होता है वो हम लोग अभी देखेंगे। इसका इंग्लिश वर्ड भी बता रहा हूँ आप लोग को। सबसे पहला है आपका जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण। यहाँ पहला क्वेश्चन बनेगा सीक्वेंस। नाइट्रोजन चक्र में निम्न पांचों में सीक्वेंस अरेंज कीजिए। सबसे पहला नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, राइट। देखेंगे इसमें क्या होता है। दूसरा नाइट्रोजन स्वांगीकरण, नाइट्रोजन स्वांगीकरण इसको कहते हैं हम लोग जो है नाइट्रोजन एसिमिलेशन। तीसरा है आपका जो है अमोनीकरण, अमोनिफिकेशन, आपका जो अमोनिफिकेशन। हमारा जो है नाइट्रीकरण, नाइट्रिफिकेशन, और
लास्ट है आपका विनाइट्रीकरण। विनाइट्रिफिकेशन। 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 तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको नाइट्रोजन चक्र में पांचों का सीक्वेंस याद रखना है। सबसे पहले नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया होती है। फिर नाइट्रोजन सेकंड जो स्टेज होता है उसको नाइट्रोजन स्वांगीकरण कहते हैं, अभी देखेंगे। उसके बाद अमोनीकरण की क्रिया होती है, नाइट्रीकरण, फिर विनाइट्रीकरण। इसमें कुछ बैक्टीरिया के नाम भी याद रखने हैं। ये लंबा है वैसे तो, उसको हम लोग देखेंगे, उसे डिटेल कल देखेंगे। थोड़ा सा भी बता देता हूँ आप लोग को। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब जो नाइट्रोजन पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, नाइट्रोजन जो है पेड़ पौधे जो नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, कहाँ से ग्रहण करते हैं आपके जो है स्तर में पेड़ पौधे, ये सॉइल से करते हैं। फिर ये जो नाइट्रोजन है आगे की ओर प्रवाहित होती है खाद्यान्न श्रृंखला के द्वारा अदर जीव जंतुओं में। आगे जो जाती है उसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन स्वांगीकरण, सेकंड क्रिया कहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब यहाँ पे देखेंगे कि जो पेड़ पौधे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं ये सीधा वायुमंडल की नाइट्रोजन को सीधा ग्रहण नहीं करते। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो ये सीधा ले लेते हैं प्रकाश क्रिया में, लेकिन नाइट्रोजन को सीधा ग्रहण नहीं कर, जबकि नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे पृथ्वी पर है, वायुमंडल में आपका जो है, लेकिन पेड़ पौधे सीधे नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं करते। ये जो पेड़ पौधे हैं ये मृदा से नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में। ये पॉइंट क्वेश्चन हमेशा आता है, अलग अलग एग्जामों में बार बार पूछता है कि पेड़ पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो नाइट्रेट या नाइट्राइट या दोनों रूप ले सकते हैं। नाइट्रेट NO3 हो जाएगा इंटू O2 के रूप में, नाइट्राइट के रूप में। इस तरीके से पहला क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोग को। क्या पूछता है आपका जो है कि पेड़ पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं और कहाँ से ग्रहण करते हैं। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण नहीं करते, वायुमंडल से सीधे वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, वो सॉइल से नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में ग्रहण करते हैं, तो एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ आपका, यस या नो, बताना चाह रहा हूँ। बाकी फिर हम आगे और बताऊंगा, लेकिन अभी जो पहला क्वेश्चन जो बन सकते है उसका आंसर क्लियर हुआ। मतलब कि जो आप लोग को बताना चाह रहा हूँ, जो समझाना चाह रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं आया, पहले मुझे बता दीजिए आप लोग। यस, इन यस मिल गया, मतलब बहुमत मान लेता हूँ। ठीक, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, ये जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, ये सॉइल में नाइट्रेट के रूप में कैसे आती है। इसे ही हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब क्या हो गया कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मृदा में नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में प्रवेश, नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में प्रवेश। ये कहलाती है आपकी जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया। अब ये कैसे करती है, ये दो प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। ये दो प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। पहला प्रक्रिया आप लोग जानते होंगे, जितने भी हमारे लेग्यूमिनस कुल के पौधे होते हैं, लेग्यूमिनस कुल के पौधे, जो दलहनी फसलें होती है, जिनकी जड़ों में गांठें होती है। लेग्यूमिनस कुल का मतलब इन पौधों की जड़ों में गांठें होती है,
वहां पे राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, आप लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी में, लेकिन यहाँ पे भी जान लीजिए थोड़ा सा। लेग्यूमिनस कुल के पौधों में क्या होता है आपका जो है, उनकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करती है आपका जो है, उनकी जड़ होती है, जड़ों में क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। अधिकांश बच्चे जानते होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे, तो अब जान जाएंगे। लेग्यूमिनस कुल के पौधे जिनकी जड़ों में क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ये क्या करती है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज कर देती है और सॉइल में मिला देती है। इसलिए हम लोग नाइट्रोजन, जो गेहूं चावल की फसल के बाद दलहन फसल बोते हैं, दाल बोते हैं, चना बोते हैं क्रॉप रोटेशन में, क्योंकि जो धान है और गेहूं है वो अधिक मात्रा में नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं। ये दलहनी फसलें फिर से क्या करती है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा को बैलेंस कर देती है। ये पहला पॉइंट सभी को पता है मेरे ख्याल से, यस या नो जल्दी बताएं, फिर आगे चलेंगे। हालांकि कल फिर से डिटेल इसको बढ़ाऊंगा, आज थोड़ा सा बस बता के आगे चल रहा हूँ। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब हो गया, वायुमंडलीय नाइट्रोजन कहाँ पे चली गई, सॉइल में। एक प्रक्रिया तो ये कॉमनली आप लोग जानते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया, लेग्यूमिनस कुल के पौधे, दलहनी फसलें। दूसरी प्रक्रिया जो है, ये आप लोग नहीं जानते हैं, ये बिजली चमकने से, बिजली चमकना, ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया, के माध्यम से भी जो है, ये जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है नाइट्रेट के रूप में सॉइल में आ जाती है। कैसे आती है उसको देखते हैं थोड़ा सा। लेकिन फिर से मैंने कहा कल फिर से रिपीट करूंगा इसको स्टार्टिंग में, क्योंकि थंडर, हाँ, इसको तो तड़ी झंझा, बिजली चमकना मतलब थंडर स्टॉर्म से। उसके पीछे का लॉजिक ये है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो देखते हैं। ये मैं आपको मिटाना पड़ेगा मुझे। जब बिजली चमकती है, थंडर स्टॉर्म या बिजली चमकती है, थंडर मतलब बिजली चमकना, तो बिजली चमकती तो क्या होता है, जो सामान्य बिजली चमकती है, ज्वालामुखी क्रिया होती है, ज्वालामुखी क्रिया होती है। तो जो नॉर्मल टेम्परेचर है, सामान्य स्थिति में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया नहीं करते हैं। सामान्य स्थिति आप लोग जानते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, इन दोनों के बीच में कोई क्रिया नहीं होती है। सामान्य स्थिति में कोई क्रिया नहीं होती है यहाँ पे जो है, राइट। लेकिन जब बिजली चमकती है, ज्वालामुखी क्रिया होती है, तो तापमान क्या होता है, अचानक से बढ़ जाता है। तापमान में वृद्धि के कारण से ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो ये मॉलिक्यूल्स आपका जो है, इनमें आणविक परिवर्तन होता है और ये दोनों रासायनिक क्रिया कर लेते हैं। तापमान में वृद्धि के कारण बिजली चमकती तो तापमान बढ़ेगा, ज्वालामुखी क्रिया अगर होती तो भी बढ़ता है। ये क्या बन गया, आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन जाएंगे। ये क्या बन जाएंगे, आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन जाएंगे, राइट। ये क्या बन गए, आपके जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन गए। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो भी बन सकते हैं, बस मान लीजिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन गए। ये क्या बन गया, आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, राइट। अभी जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है, जब वर्षा होती है तो ये जल के साथ क्रिया कर लेते हैं। ये नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स है, नॉर्मल कंडीशन में ये नहीं बनते, क्योंकि नॉर्मल में कोई क्रिया नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनेंगे, जल के साथ क्रिया कर लेते हैं और नाइट्रिक अम्ल बना लेते हैं, HNO3। वर्षा के साथ ये कहाँ पर आ जाएंगे, आपका नाइट्रिक अम्ल बन गया, नाइट्रेट के रूप में ये नाइट्रेट बन गया आपका। और ये वर्षा के साथ, वर्षा जल के साथ किस में आ जाएंगे, आपका जो सॉइल में, मृदा में आ जाते हैं। इस तरीके से ये नाइट्रेट के रूप में यहाँ पे प्रवेश कर गए। इसलिए कहा जाता है कि जो वर्षा होती है वह हल्की अम्लीय होती है, हल्की अम्लीय होती है, न्यूट्रल नहीं होती है। बहुत ज्यादा नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएंगे तो ज्यादा अम्लीयता बढ़ जाएगी। लेकिन सामान्यतः जो नॉर्मल वर्षा भी होती है वह क्या होती है, हल्की सी अम्लीय, एसिडिक होती है।
तो इस तरीके से दूसरा जो पॉइंट मैंने बताने की कोशिश की कि वायुमंडल से जो नाइट्रोजन है, क्या हम एयर में करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं? एयर में करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रोड्यूस का मतलब जनरेट तो होता ही है, बिजली चमकती है, वो क्या है, हजारों किलोवाट का झटके ही तो देती है। अब क्या जो एयर एयर जो है, रिपीट लास्ट, अब रिपीट मैं कल करूंगा, आज तो थोड़ा सा समझ लीजिए इतना ही। पूरा का पूरा पॉइंट मैं कल फिर से रिपीट करूंगा, क्योंकि अभी दिमाग खाली करके कल आइएगा। कल हम लोग इसको फिर से दोबारा देखेंगे, नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोजन फिक्सेशन में कैसे क्या होता है। आज थोड़ा सा मैंने डिस्कस कर दिया है, ठीक है, तो कल दिमाग खाली रहेगा तो कार्बन रिपीट कीजिए। कार्बन चक्र में क्या है भाई? कार्बन चक्र में यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों में चला गया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से, और फिर पेड़ पौधों में कार्बन जो चला गया कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। अब वही कार्बन खाद्यान्न श्रृंखला के द्वारा चला गया आपका जीव जंतुओं में, जीव जंतुओं से ये अपघटन की क्रिया के द्वारा फिर से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निष्कासन हो जाएगा। सांस छोड़ते हैं हम लोग तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, तो ये फिर से वायुमंडल में चली गई। और कोई भी जीवाश्म ईंधन जलाते हैं तो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली गई। तो यहाँ पे कार्बन चक्र का मतलब है जहां से चला था फिर से वहीं पे चला गया, इन तीन माध्यमों के द्वारा। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन गया था कहाँ पर आपका पेड़ पौधों में। ये कार्बन जो पेड़ पौधों में गया था, कहाँ से गया था? कार्बन डाइऑक्साइड से गया था, तो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में आ गया। कार्बन का क्या हो गया? बैलेंस बन गया। इसी को हम लोग कहते हैं कार्बन साइकिल। जितने भी साइकिल चल रहे किस लिए चल रहे हैं? बैलेंस करने के लिए चल रहे हैं, तो उसको हम लोग कार्बन साइकिल कहते हैं। राइट, चलिए, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। कल आप लोग फिर से हम लोग नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे, और फिर कल इम्पोर्टेंट, कल हम लोग जैव विविधता स्टार्ट करेंगे। कल हमारा जो है सिलेबस में जो टॉपिक है जैव विविधता, ये तो मैंने अभी बेसिक्स, इकोसिस्टम को समझने के लिए बेसिक चीज जानना जरूरी है, क्वेश्चन वहां से भी बन सकते हैं। तो जैव विविधता कल स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।